हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एच आर विश्वकर्मा फ्रॉम एच आर अकेडमी धनबाद। और इस वीडियो में स्पेशली हम बने हैं भारतीय संविधान के संघ लोक सेवा आयोग के कार्य को लेकर। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कार्यों का वर्णन। आप देखोगे कि कहा जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन निम्न अनुसार है। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है इसका कार्य के बारे में, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनेंगे। यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवा में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। फिर से ध्यान दीजिए, इनका कार्य का क्या वर्णन है। ये अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, केंद्र प्रशासित क्षेत्र की लोक सेवा में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। आप आईएएस का फॉर्म भरते हो, आईपीएस का फॉर्म भरते हो, जेपीएससी बीपीएससी सबका फॉर्म भरते हो, तो आप देखोगे तो यहाँ पर मेनली क्या फोकस किया जा रहा है, जो अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय लेवल, केंद्र प्रशासित लोक सेवा जो भी है वो परीक्षा का आयोजन कौन करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग राज्य को किसी ऐसी सेवाओं के लिए जिसके लिए, देखिए राज्य बोले तो दो या अधिक राज्य द्वारा अनुरोध करने को बोला जा रहा है। तो संघ लोक सेवा आयोग राज्य को किसी ऐसी सेवाओं के लिए जिसके लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित है, उनके लिए संयुक्त भर्ती की योजना वो प्रवर्तन करने में सहायता करता है। यह किसी राज्यपाल के अनुरोध पर, राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करता है। निजी प्रबंधन से संबंधित निम्न विषयों में परामर्श देता है। अब किन बातों पर वो परामर्श देता है भैया, तो सिविल सेवा और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर ध्यान देंगे। परामर्श किसका परामर्श लिया जा रहा है, राष्ट्रपति का। सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में, ये सब क्या है, कार्य है इनकी। नेक्स्ट है सिविल सेवाओं और पदों पर क्या बोला जा रहा है, सिविल सेवा और पदों पर नियुक्ति करने में प्रोन्नति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति नेक्स्ट आप देखोगे कि 4 नंबर में भारत सरकार में सिविल सेवक की हैसियत में काम करते सभी अनुशासनिक, याद रखेंगे, अनुशासनिक विषय इसमें सम्मिलित हैं। अब अनुशासनिक विषय बोले तो ज्ञापन या अर्जी सहित। फिर से सुनिए क्या बोला जाए, भारत सरकार में सिविल सेवक की हैसियत में काम करते सभी अनुशासनिक विषय इसमें सम्मिलित हैं। तो आप अगर फोकस कर रहे हैं तो आपका टॉपिक क्या है, आपका टॉपिक आप देख सकते हो, पढ़ने का काम कर रहे हो, कार्य, तो कार्य पे फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिविल सेवकों की हैसियत में काम करते समय अनुशासनिक विषय सम्मिलित है। तो क्या क्या है अनुशासनिक विषय में, तो निंदा, कड़ाई से निरानुमोदन, दूसरा वेतन वृद्धि से इनकार, पदोन्नति देने से इनकार, धन हानि की पुनः प्राप्ति, निम्न सेवाओं या रैंक में कमी, जिसको पदोन्नति कहते हैं, पदोन्नति वृद्धि हो रही है पदों में, पदोन्नति कमी, अनिवार्य सेवा निवृत्त, सेवा से हटा देना, सेवा से बर्खास्त कर देना। तो ये सभी अनुशासनिक विषय के अंतर्गत देखने को मिल रहे हैं। तो ध्यान देंगे अनुशासनिक विषय कौन कौन से हो गए। सिविल सेवक द्वारा अपने कर्तव्य के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा खर्च की अदायगी का दावा करना। नेक्स्ट, भारत सरकार के अधीन
काम करने के दौरान किसी व्यक्ति को हुई क्षति को लेकर पेंशन का दावा करना और पेंशन की राशि का निर्धारण करना। तो ये सारे कार्य में देखने को मिल रहे हैं। अल्पकालीन नियुक्ति 1 वर्ष से अधिक तक वो नियुक्तियों की नियमितीकरण से संबंधित विषय। नेक्स्ट है सेवा के विस्तार, वो कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाहों की पुनर्नियुक्ति से संबंधित मामले, कार्मिक प्रबंधन से संबंधित अन्य विषय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार उपरोक्त मामलों में जो भी आपने बातें पढ़ी उन मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं करता है। ध्यान दीजिए, सरकार उपरोक्त मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं करता है। तो असंतुष्ट सरकारी नौकर की समस्या न्यायालय द्वारा दूर नहीं कर सकता। मतलब दूसरे शब्दों में आप देखें कि न्यायालय ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने पर बिना संपर्क किए कार्य करने पर सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता, अतः उपबद्ध मार्गदर्शक है ना कि आवश्यक। उसी प्रकार न्यायालय ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने का अधिकार नहीं होता। हालांकि सरकार को अपना कार्य निष्पक्ष व बिना मनमानी या बिना बुरे इरादों से करना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग को संसद द्वारा संघ की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। संसद संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में प्राधिकरण, कॉरपोरेट निकाय, सार्वजनिक संस्थान के निजी प्रबंधन के कार्य भी दे सकती है। अतः संसद के अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कामों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जिन मामलों में आयोग को की सलाह स्वीकृति नहीं की गई हो के कारणों सहित ज्ञापन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अस्वीकृति के ऐसे सभी मामलों को संघ कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत कराया जाना चाहिए। किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है। तो ये सारी बातें जो हमने बताई ये सारी किससे रिलेटेड थी? कार्यों से रिलेटेड आप देखोगे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे सीमाएं संघ लोक सेवा आयोग और उसके बाद अनुच्छेद पर फोकस करते हुए नेक्स्ट वीडियो में संघ लोक सेवा आयोग को पूरी तरीके से आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान देने का काम करेंगे। धन्यवाद।